2025 में एक शॉकिंग ट्रुथ, जहां अमेज़न और फ्लिपकार्ट कस्टमर रिटेंशन में स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं एक स्टार्टअप ने पूरा गेम ही बदल दिया। अमेज़न का कस्टमर रिटेंशन रेट 68%, फ्लिपकार्ट का 61% और इस ऐप का 75% से ज्यादा। एक ऐसी कंपनी जिसके पास प्रीमियम मेंबरशिप की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, लेकिन इसने 2025 में 140 मिलियन से ज्यादा शॉपर्स को अट्रैक्ट किया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम मीशो का नाम ले रहे हैं, कैसे एक सोशल ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न और फ्लिपकार्ट को टक्कर देके इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर मीशो की शुरुआत कैसे हुई, एक ऐसा बिजनेस जिसमें फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है, फिर डिस्कस करेंगे इनका डेप्थ बिजनेस मॉडल, जहां फ्लिपकार्ट और अमेज़न प्रॉफिट अभी तक अर्न नहीं कर पाए इंडिया में, मीशो का जो इबिट है वो पॉजिटिव आ चुका है, और कैसे ये कंपटीशन बीट करेंगे फ्यूचर में, जहां अमेज़न इतनी बड़ी कंपनी और फ्लिपकार्ट जिसको वॉलमार्ट बैक कर रही है, और अब तो मार्केट में जियो मार्ट भी आ चुकी है। तो क्या रहेगा इनका फ्यूचर, यही सब बातें होंगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मीशो से मंगवाया? हाँ। ऑर्डर किया और पसंद नहीं आया तो? माँ करके तो देखो मीशो, पिकअप होते ही 5 मिनट में रिफंड आएगा। मतलब रिटर्न करते ही 5 मिनट में पूरे पैसे वापस? करके तो देखो मीशो। इससे बेहतर डील मिलेगी कहाँ? यहाँ 2015 में ई कॉमर्स की शुरुआत हो चुकी थी इंडिया में। अमेज़न और फ्लिपकार्ट अच्छी खासी फंडिंग उठा रहे थे। तभी आईआईटी दिल्ली के पास आउट दो दोस्त सोचते हैं कि कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे जो लोकल शॉपकीपर है वो भी अपने आप को ऑनलाइन लिस्ट कर लें और अपना सामान भेजें। और इन फाउंडर का नाम था विदित आत्रे और संजीव बरनवाल। इन्होंने एक ऐप बनाई जिसका नाम था फैशनियर। इस पे लोकल बुटीक वाले अपने आप को लिस्ट करेंगे और अपना सामान आसानी से बेच सकते हैं। लेकिन ये चला नहीं, क्योंकि इंडिया में लोग दुकान पे ही जाना प्रेफर करते थे। फैशनियर फेल हो गया, लेकिन जो फाउंडर थे वो हार नहीं माने। उन्होंने देखा कि जो व्हाट्सएप पे लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा लिंक भेजते हैं कपड़ों की और कहते हैं कि आप इसको खरीद लो, आपके ऊपर अच्छा लगेगा। तभी इसी को वो बिजनेस मॉडल बनाना चाहते हैं कि एक ऐसा प्रॉपर प्लेटफॉर्म रहेगा जहां सेलर अपने आप को लिस्ट करेंगे और जो लोग होंगे उसको वहां से लिंक कॉपी करेंगे और अपने दोस्त को भेजेंगे, जिसकी वजह से वो उस पर छोटा सा कमीशन पा जाएंगे। तो इसकी वजह से जो सेलर है जो अपने आप को लिस्ट करेगा मीशो पे उसको भी फायदा होगा, जो उसको लिंक को भेजेगा उसको कमीशन मिल जाएगा, और जो मीशो है उसको भी उस पर कमीशन मिल जाएगा, फ्रेंड को कपड़े मिल जाएंगे। मतलब ये B2B2C मॉडल बन गया था। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, एक मैम रितु है जिन्होंने अपनी फ्रेंड को भेजा कि ये आप साड़ी खरीद लीजिए, ये आपके ऊपर अच्छी लगेगी। रितु मैम ने उसको मीशो से कॉपी किया था और उसको उन्होंने भेज दिया अपनी फ्रेंड को। जब उनकी फ्रेंड उसको खरीदेगी तो रितु मैम को उस पर एक कमीशन मिल जाएगा। इसकी वजह से जो सेलर है, जो कपड़े बेचने वाला है, उसको भी प्रॉफिट हो गया, रितु मैम को उस पर कमीशन मिल गया और उनकी फ्रेंड को वो साड़ी मिल गई। मतलब इसकी वजह से 3 लोगों को फायदा होना था। और सामान की जो डिलीवरी पैकेजिंग होनी थी वो सिर्फ मीशो मैनेज करती थी और उसी पे वो कमीशन चार्ज करती थी। यही था शुरुआत में मीशो का बिजनेस मॉडल। लेकिन इस B2B2C मॉडल में 2 बहुत बड़ी दिक्कतें आई। पहला था फेक प्रोडक्ट, बहुत बार लोगों को फेक प्रोडक्ट मिल जाता था, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी जो सेलर था और जो बायर था उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो पाता था। इसी वजह से मीशो का जो रीसेलिंग का बिजनेस था वो सिर्फ चल ही रहा था, लगता था कि लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर 2020 में लॉकडाउन लगता है और मीशो सोचता है इस अपॉर्चुनिटी को तो हम नहीं छोड़ पाएंगे। पहले हम सेलर रीसेलर टू कंज्यूमर चलते थे, अब रीसेलर हट जाएगा तो जो प्रॉफिट मार्जिन होगा शॉप का, मतलब जो सेलर होंगे उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और जो कस्टमर होंगे उनको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी सस्ते में मिल जाएगा, और इस पे जो मीशो का प्रॉफिट होगा वो भी अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन फिर आते यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेज़न पहले से ही यहाँ बैठे थे। अगर इनको प्योर ई कॉमर्स का बिजनेस करना था तो वहां पे फ्लिपकार्ट और अमेज़न का बहुत सालों का एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज्यादा फंडिंग थी और बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस था। तो इनसे ये कैसे कंपटीशन बीट करते हैं, यही मीशो अपना सबसे बड़ा गेम प्ले करता है। वो टियर 1 टियर 2 सिटीज पर फोकस नहीं करता, वो फोकस करता है टियर 3 सिटीज। टियर 3 सिटीज के जो लोग थे वो बने मीशो के सबसे बड़े कस्टमर बेस, और इसी के लिए अपनी प्लेटफॉर्म में मीशो ने 3 बहुत बड़ी चीजें करी। पहली करी, जो प्रोडक्ट की रेंज होगी वो बहुत ही ज्यादा हाई नहीं होगी कि 1000-2000 के प्रोडक्ट आ रहे हैं,
उन्होंने सोचा कि हम 200 से 400 के प्रोडक्ट बेचते हैं, 400 की बात है तो हम 600 का बेच देंगे। लेकिन अगर हम ज्यादा महंगा प्रोडक्ट बेचेंगे तो जो टियर 3 सिटीज के लोग होंगे शायद वो उसको खरीद ही ना पाए, शायद उसको एफर्ट ना कर पाए, हम इतना महंगा प्रोडक्ट बेचे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये करते हैं, इनका जो ऐप थी उसमें कोई भी फैंसी इंग्लिश नहीं थी कि वो फैंसी इंग्लिश यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कस्टमर है इनकी ऐप आसानी से यूज नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज इन्होंने ये किया कि जो सेलर थे उन्होंने बहुत आसानी से अपने आप को लिस्ट कर लिया। मतलब कोई भी सेलर अगर बेचना चाहता है अपना सामान मीशो पे तो वो अपने आप को बहुत आसानी से लिस्ट कर सकता है मीशो की ऐप पे। और 2021 इनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आता है, क्योंकि इनको 2021 में मिलती है $300 मिलियन की फंडिंग, वो भी सॉफ्टबैंक और फेसबुक जैसे इन्वेस्टर से। अब मीशो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था एक रीसेलिंग बिजनेस से एक थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स बिजनेस इंडिया में। लेकिन ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट से इतना ज्यादा अलग कैसे है, ये बहुत बड़ी बात आती है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों प्रीमियम ब्रांडिंग पर फोकस करते हैं, मतलब ये लोग काफी महंगे प्रोडक्ट बेचते हैं और इनका जो फोकस है वो टियर 1 टियर 2 सिटीज है। टियर 3 सिटीज में अपना सामान बेचते तो है लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा कम इनके प्रोडक्ट बिकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोगों की इनकम है वो बहुत ही ज्यादा कम है। और वही मीशो स्टैंड आउट करती है, क्योंकि मीशो के जो कस्टमर है उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं है। वो 400 से 500 के सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आती है, जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो है इसमें जो कस्टमर रिटेंशन रेट है उसमें मीशो का सबसे ज़्यादा हाई है। कस्टमर रिटेंशन रेट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऑनलाइन में जब कोई सामान खरीदने आता है उसको प्लेटफॉर्म पर लाना तो बहुत कठिन होता है, लेकिन वहाँ से दोबारा खरीदे ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मैंने अमेज़न से एक टी शर्ट खरीदा, दोबारा भी मैं खरीदूंगा, इसकी वजह से तभी अमेज़न को फायदा होगा। सिर्फ एक बार लाने से अमेज़न को नुकसान ही होगा, जिसकी वजह से कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ जाती है किसी भी कंपनी की। तो मीशो की जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा लो थी, क्योंकि जो मीशो के कस्टमर थे वो बार बार प्रोडक्ट खरीद रहे थे, मतलब इनके कस्टमर बार बार रिपीट हो रहे थे फ्लिपकार्ट और अमेज़न के कंपैरिजन पे। लेकिन इन सबसे तो सिर्फ कस्टमर को फायदा होने वाली चीजें थी, लेकिन मीशो एक और भी बहुत बड़ी चीजें करती है जो थी जीरो कमीशन पॉलिसी। मतलब कोई भी सेलर अगर इनके प्लेटफॉर्म से सामान बेचता है तो उस पे मीशो कोई भी चार्ज नहीं लेगा। जहां जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट है वो 5 से 10% चार्ज करते हैं, मीशो एक भी पैसे चार्ज नहीं करती। लेकिन बात आती है मीशो फिर पैसे कैसे कमा रही है, तो इनके 3 बड़े सबसे रेवेन्यू सोर्स हैं, जिसमें से पहला है एड सर्विस। जब कोई कस्टमर उनकी ऐप पे आता है तो जो सेलर होते हैं वो कहते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट पहले दिखाइए, जिसकी वजह से वो ऐड चलवाते हैं मीशो पे। तो उसकी वजह से मीशो को काफी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, तो वो कस्टमर को उन सेलर के प्रोडक्ट दिखाते हैं जिन्होंने ऐड चलवाया हुआ है। ये सेम अमेज़न और फ्लिपकार्ट की तरह है। दूसरा है लॉजिस्टिक फी। जैसे कोई प्रोडक्ट को पहुंचाने में अगर इनको लग रहा है 60 रुपए तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, वो चार्ज कर लेंगे 65 रुपए, तो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे वो मीशो का प्रॉफिट हो जाता है। तीसरा है वैल्यू एडेड सर्विस। जैसे कोई पैकेजिंग का कॉस्ट हो गया उस पर थोड़ा सा कमीशन ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। जैसे कोई कैटलॉग की शूटिंग हो गई उस पर भी थोड़ा ज़्यादा पैसा चार्ज कर लेते हैं, और इन 3 सोर्स से ये काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो जो फ्लिपकार्ट है वो भी अभी लॉस में चल रहा है, अमेज़न इंडिया है वो भी अभी लॉस में चल रहा है, लेकिन जो मीशो है इनका जो प्रॉफिट आया है वो तो नेगेटिव है, लेकिन इनका जो EBIT आया है वो पॉजिटिव आया है। मतलब आप समझ लीजिए ये ब्रेक इवन कंडीशन पर पहुंचने वाले हैं, जहां इनका जो सेल है और जो इनका कॉस्ट है वो बराबर आने वाला है, और शायद आने वाले टाइम में शायद ये प्रॉफिट में भी आ जाए। मीशो की अभी तक जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही, लेकिन इनके 3 नए बड़े कॉम्पिटिटर आ चुके हैं। पहला है ONDC, मतलब जहां कोई भी सेलर किसी भी बायर को अपना सामान बेचेगा डायरेक्टली बिना कोई मिडिल मैन के। दूसरा है जियो मार्ट। रिलायंस का कितना बड़ा ज्यादा नेटवर्क है ये तो आप जानते ही हैं। और तीसरा है शॉप्सी, जो कि एकदम सेम मीशो का बिजनेस मॉडल है, उसको फ्लिपकार्ट बैक करता है। शॉप्सी फ्लिपकार्ट का है तो फ्लिपकार्ट के जो नेटवर्क है उसका वो बहुत ही ज्यादा फायदा उठा सकता है। आप इस मीशो की केस स्टडी से क्या लेसन ले सकते हैं, चलिए वो डिस्कस करते हैं।
तो इसमें से सबसे पहला लेसन है, जब लोग बिजनेस करने जाते हैं तो उनको लगता है कि कई सारी बड़ी कंपनियां वो धंधा ऑलरेडी कर रही हैं, तो हम उस धंधे में कभी नहीं जाएंगे। और यही मीशो ने स्टैंड आउट किया। मीशो ने देखा फ्लिपकार्ट और अमेजॉन तो बहुत अच्छा खासा कर रहा है, लेकिन कोई अनटारगेट मार्केट तो होगी, कहीं तो मेरी जगह होगी जहां मैं अपना बिजनेस कर सकता हूं। और उसने टियर 3 सिटीज पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया और अपना बिजनेस इतना ज्यादा बड़ा कर लिया। दूसरा है डेटा। आप डेटा एनालाइज करके बहुत ही अच्छा डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, जैसे मीशो ने किया, जहां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट अपने जो सेलिंग होती थी उसको बहुत ही ज्यादा बूस्ट करती थी, लेकिन उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता था वो कुछ भी नहीं होता था। ये बहुत ज्यादा कूपन दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन मीशो ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसी वजह से मीशो भी अभी ज्यादा प्रॉफिट में भी है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता के जरूर जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।